हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी प्रीवियस ईयर में। आज से हम अब इकोनॉमी का स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें पार्ट वन है। इसमें हम 2020 का देखेंगे। तो इसमें टोटल आपके 18 क्वेश्चन है। देखो, इकोनॉमी में देखोगे तो सिलेबस जब आप देखोगे पेपर वन का सीएपीएफ का, तो उसमें पॉलिटी और इकोनॉमी को साथ में दिया हुआ रहता है, क्योंकि बहुत सारे चीज जो है इकोनॉमी में ट्रीट हो रहा है वो आपको पॉलिटी में भी कंसीडर किया जा रहा है। आप उस चैप्टर में देखोगे जैसे बजट वगैरह है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है पॉलिटी में भी कंसीडर किए जाते हैं। और बहुत तो यूपीएससी जो सिलेबस में देती है वो इसमें दोनों को सेम क्लब करके। लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे देखोगे तो आप ज्योग्राफी में भी कंसीडर इसको करोगे। जैसे आप इसको देखना, तो इसमें कुछ जो क्वेश्चन रहेंगे वो इकोनॉमी ज्योग्राफी के भी रह सकते हैं, तो ज्योग्राफी वाले उसमें ज्योग्राफी में इंक्लूड करते हैं। बट हम मोर और लेस जो ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहे हैं जो आपका इकोनॉमी का है। तो इसमें 18 क्वेश्चन टोटल हैं और इसको हम देखेंगे। यस, दिस इज ट्रू कि यदि अदर पार्ट्स देखो, यानी कि हिस्ट्री देखो, ज्योग्राफी देखो, पॉलिटी देखो, साइंस, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपैरेटिवली। इकोनॉमी में कम पूछे जाते हैं। लेकिन देखो, आप 2020 का देखो, 18 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो यू कैन नेवर, यू आर नॉट इन अ कंडीशन टू नेग्लेक्ट एनी सब्जेक्ट। और कोई भी सब्जेक्ट जो भी है हर को आपको करना है। यस, हो सकता है किसी से कम आए, किसी से ज्यादा आए, तो ये आपका लक है। लेकिन आप यदि कोई सब्जेक्ट सपोज आपका स्ट्रांग है, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको बेनिफिट होगा, आप बेनिफिशियल होगे। लेकिन कोई सब्जेक्ट आपका पुअर है, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप डिसएडवांटेज में जाओगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। इकोनॉमिक्स खराब है, आप उसको करो, बेसिक्स चीजों को जानो, कुछ करेंट को, अफेयर्स को करो। तो हम इसमें से देखेंगे। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज मिनी रत्ना। देखो, कंपनियां इनिशियली जो है नवरत्न कंपनियां बनी थी। नवरत्न कंपनी, नवरत्न जो है वो अकबर के नवरत्न थे, वहां से ही आए। नवरत्न का मतलब क्या है? अकबर के जो नवरत्न थे यानी 9 ज्वेल्स, वो क्या है, काफी होशियार थे, बुद्धिमान थे, बहादुर थे। जो भी चीजों के लिए उनको यूज किया गया, तो वहां से आया। फिर तो शुरू में नवरत्न कंपनी बनी, फिर उसके बाद मिनी रत्ना, फिर महारत्ना। तो तीन कैटेगरी हमारे पास, इनफैक्ट देखा जाए तो चार कैटेगरी है, 4 कैटेगरी। एक महारत्ना, महारत्ना में आपके 10 कंपनियां हैं। तो महारत्ना कंपनियां की आपको नाम जानना चाहिए। तो 10 महारत्ना कंपनियां हैं, नवरत्ना कंपनियां हैं, और उसके बाद मिनी रत्ना। मिनी रत्ना में कैटेगरी वन और कैटेगरी टू। कैटेगरी वन वाले को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दिया हुआ है। कोई भी कंपनी है, महारत्ना है, मिनी रत्ना है, नवरत्ना है, इनको कैटेगरी में बांटा जाता है इस वजह से ये कि उनके पास मोर लिबर्टी हो, और लिबर्टी के साथ साथ कितना वो प्रॉफिट दे रहे हैं, कितना उनका बिजनेस टर्नओवर है, तो इसके आधार पे। तो इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, एएआई, ये आपका ये मिनी रत्ना वन में है। मिनी रत्ना वन, कैटेगरी वन में। मिनी रत्ना कैटेगरी टू, जो थोड़ा सा मिनी रत्ना में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो वन में है, और जो उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं उनको मिनी रत्ना टू में रखा गया है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, ये आपके महारत्ना में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये नवरत्ना में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये महारत्ना में है। तो इसमें बी और डी जो है महारत्ना है, सी आपका नवरत्ना है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है मिनी रत्ना वन कैटेगरी में है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इज करेंटली यूज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम टू कंस्ट्रक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कंसीडर करने में तीन कंपोनेंट लिया जाता है। पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, यानी इसको कह सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये आपका लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। दूसरा जो लिया जाता है नॉलेज। नॉलेज में आपके दो लिए जाते हैं, यही आपको नॉलेज से पूछा गया। तो नॉलेज में दो चीज लिए जाते हैं, एक तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब है ना, हम लिटरेसी कहाँ से मानते हैं? 7 ईयर्स जो हमारे हैं इंडिया में, 7 ईयर्स से अधिक के जो लोग हैं, जो पर्सन हैं, उनके लेवल को। तो हम देखते हैं जब से एक तरह से एजुकेशन स्टार्ट हुआ, तो अभी का जो पॉपुलेशन 7+ ईयर वाले जो पॉपुलेशन हैं, तो उनका जो
कितने ईयर्स तक उन्होंने स्कूल में बिताया, तो वो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब है आज जो बच्चा पैदा हो रहा है, वो उसका कितना एक्सपेक्टेशन है कि वो कितने दिन तक स्कूल में ये रहेगा। तो इसमें मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ये लिया जाएगा। एक तीसरा कंपोनेंट आपका है कि वो जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कि ये जो एक तरह से डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, पीपीपी टर्म में, यानी कि जीएनआई, जीएनआई जो है वो आपके पर कैपिटा पीपीपी में, पीपीपी डॉलर टर्म में। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग यहां लिया जाता है। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इनविजिबल हैंड बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक तरह से देखोगे तो ये फ्री मार्केट के प्रोपाउंडर हैं, फ्री मार्केट को प्रमोट करते हैं कि जो मार्केट है वो सप्लाई और डिमांड है। जैसे जेबी से का नेम आपने सुना है, जेबी से कहते थे सेज लॉ सेज कि सप्लाई विल क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी मार्केट में जो है मार्केट और प्राइस मैकेनिज्म जो है वो आपका इनविजिबल हैंड है और ये बैलेंस करेगा। देखो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो विजिबल हैंड है ना, गवर्नमेंट यदि इंटरवीन कर रही है, इंटरफेयर कर रही है तो वो विजिबल हैंड है। जुडिशियरी जुडिशियरी यदि कोई इंटरफेरेंस कर रही है तो वो विजिबल हैंड है। लेजिस्लेचर कोई एक्टिविटी कर रही है वो विजिबल हैंड है। लेकिन मार्केट और प्राइस मैकेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी अभी जैसे मियाजाकी मैंगो के बारे में आप सुन रहे हो, मियाजाकी मैंगो जो करीब 9000 पर केजी, ठीक है, ऐसे आम क्या है मार्केट में आपको 30 40 50 रुपए किलो मिल जा रहा है। ये 9000 रुपी पर केजी से अप्रोक्स स्टार्ट होता है और 2.7 लाख पर केजी, यानी 1 केजी का आपका 2.7 लाख तक पे करना पड़ रहा। तो क्यों? अब देखो आम सब जगह है, तो उसके लिए डिफरेंट कंडीशन रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए स्पेसिफिक केयर रिक्वायरमेंट होता है, तब जाकर के मियाजाकी मैंगो प्रोड्यूस हो रहा है आपका। तो इसमें से सप्लाई यदि बहुत हो जाए, मान के चलो थोड़ी देर के लिए मियाजाकी मैंगो बहुत ज्यादा सप्लाई में हो जाए, तो फिर क्या आपका 2.7 लाख पुअर नहीं, वो सीधा गिर जाएगा नीचे। आज नॉर्मल मैंगो ही लो, मैंगो का सप्लाई एकदम कम हो जाए, प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट और प्राइस मैकेनिज्म जो है वो एडम स्मिथ के अनुसार जो है इनविजिबल हैंड है और वो मार्केट को बैलेंस करता है। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में जो दुकान खोले हुए हैं उसको नहीं पता है कि आप स्पेसिफिक आ रहे हो कपड़े खरीदने के लिए या वेजिटेबल खरीदने के लिए या फ्रूट्स खरीदने के लिए या स्वीट्स खरीदने के लिए। लेकिन वो मार्केट जो है वो प्राइस मैकेनिज्म वो डिटरमाइन करता है कि यस, यदि सप्लाई डिमांड ये सारे चीजें क्या है उसके आधार पे, तो ये बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका करा फिक्सेशन ऑफ प्राइस लेवल फॉर व्हीट एंड राइस बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो जो सीएससीपी अभी देखोगे 1.5% जो है लागत का जो कॉस्ट है उसका 1.5 टाइम्स, सॉरी परसेंट नहीं, 1.5 टाइम्स ये, यदि 100 रुपया प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है तो 150 उसका रखा जा रहा है ताकि क्या हो कि उनको किसान को प्रॉफिट हो। तो देखो इसमें क्या रहा कि ये एग्जांपल ये 23 क्रॉप्स के लिए डिसाइड किया जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होता है वो कितने के लिए होता है, ओनली मेनली राइस और व्हीट के लिए होता है, राइस इन द सेंस की पैडी के लिए होता है, ठीक है। तो एडमिनिस्टर्ड प्राइस का मतलब वो होता है कि उसी प्राइस पर आपको सेल करना है, उसी प्राइस पे आपको सेल करना होगा। लेकिन यदि आपको यहाँ क्या है, जो आपका एमएसपी दिया जाता है तो एमएसपी में क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका नाम ही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा। एडमिनिस्टर प्राइस क्या है कि उसी फिक्स प्राइस पे आपको बेचना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल राइस का मान के, ये पैडी का मान के चलो 1900 पर क्विंटल आप दे रहे हैं, लेकिन मार्केट में कोई यदि 2300 पर क्विंटल दे रहा है तो किसान फ्री है वहां सेल करने का। यदि एडमिनिस्टर्ड प्राइस होता तो उसी प्राइस पे बेचना पड़ता, तो ये नहीं हो सकता। मार्केट प्राइस नहीं है, कंट्रोल प्राइस नहीं है, सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका है कि इतना, यदि आपको कोई परचेज नहीं कर रहा है वो प्रोडक्ट तो आपको सरकार उस पर परचेज करेगी। हाउएवर 23 क्रॉप्स का डिसाइड किया जाता है, लेकिन 23 क्रॉप्स को प्रोक्योर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मोबाइल फोन ऑपरेटर मार्केट इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखो मोबाइल फोन ऑपरेटर कौन कौन से अभी जो मेनली आपके पास उपलब्ध है, क्या है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, मान के चलो ये थ्री है। तो ये इस मार्केट को ओलिगोपोली कहते हैं। ओलिगोपोली वो मार्केट है जिसमें क्या है कि फ्यू सेलर होते हैं और मोर बायर होते हैं। तो फ्यू सेलर, यहां सेलर यही है ना, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, तो ये आपके फिर बीएसएनएल है, ठीक है।
तो ये पहले आपका रिलायंस एक दूसरा था, ठीक है ना, जो अनिल अंबानी के पास था, तो वो बंद हो गया। तो आपके पास क्या है कि ये कुछ फ्यू सेलर्स हैं, बायर्स बहुत हैं। तो इसमें क्या होता है, हाई एंट्री लेवल होता है, हाई एंट्री प्राइस कह सकते हो, और एग्जिट प्राइस। तो एग्जिट प्राइस और एंट्री प्राइस बहुत ज्यादा होता है। यदि आप कोई कंपनी खोलना चाहते हो, ये मोबाइल ऑपरेटर बनना चाहते हो, तो ये बहुत ज्यादा इसमें कॉस्ट लगता है। एक बार आपने स्टेब्लिश कर दिया तो उससे निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मार्केट दो टाइप के होते हैं, एक परफेक्ट मार्केट और एक इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट वो है जिसमें इंफॉर्मेशन परफेक्ट रूप से हो, लेकिन मैक्सिमम मार्केट में क्या होता है, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि सेलर के पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, बायर के पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। तो जो परफेक्ट मार्केट होता है उसको परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, यानी सेलर के पास भी परफेक्ट कंपटीशन है और बायर के पास भी परफेक्ट कंपटीशन है। सेलर क्या कर रहा, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, सेम सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बिकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग एग मार्केट, अंडा मार्केट मान के चलो कि जो, तो एन नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अंडे की दुकान है, एग्स की दुकान है। तो हर अंडे, मान के चलो कि मुर्गी के ही अंडे हैं, तो सेम अंडा होगा। तो यदि 6 रुपी 7 रुपीज में एक वन अंडा मिल रहा है, तो सारे जो दुकान होंगे वो परफेक्ट कंपटीशन यदि होगा तो सारे 7 में, क्योंकि सबको, ग्राहक को भी पता है कि 7 रुपी प्राइस है और सेलर को भी पता है। अब यदि कोई 7 से 7.5 कर दिया तो उसका कोई अंडा नहीं खरीदेगा, और यदि 7 से 6.5 कर दिया तो सारे उसके खरीद लेंगे, क्योंकि परफेक्ट इंफॉर्मेशन दोनों के पास है, सेलर के पास भी बायर के पास भी। तो वहां नॉर्मल प्रॉफिट होता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन जो है वो आपका प्रैक्टिकल में, थ्योरेटिकल में ये एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकल में ये एग्जिस्ट कंसेप्ट नहीं करता है। तो इसमें हम क्या है, परफेक्ट हुआ। अब इम्परफेक्ट मार्केट 3 टाइप के होते हैं। एक आपका मोनोपोली, मोनोपोली में क्या है कि सिंगल सेलर है और बायर बहुत सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे नो डाउट इंडिया वेलफेयर इकोनॉमी है और सरकार गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड है। अदरवाइज आप देखोगे कि रेलवे जो है खास करके पैसेंजर ट्रेन में घाटे में चलती है। 43% जो है वो आपको सरकार सब्सिडी देती है, तब आप रेलवे में ट्रेवल करते हो। यदि रेलवे प्राइवेट सेक्टर में होता और ये मोनोपोली होता, यानी सिंगल सेलर और मल्टीपल बायर, तो क्या है, रेलवे जितनी चार्ज कर सकती थी आप कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, रेलवे के पास इंफॉर्मेशन है कि हमारा क्या कॉस्ट पड़ रहा है। तो वो मोनोपोली होता है कि यानी सिंगल सेलर और बायर आपके पास एन नंबर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो देखो यहाँ कंपटीशन, ये देखो इसका और ये इसका दोनों का मिक्स है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब सेलर तो बहुत सारे हैं, बायर भी बहुत सारे हैं, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। फॉर एग्जांपल अब यही अंडा का ऑमलेट बनाया जाए, अंडे हमने परफेक्ट मार्केट में देखा, तो अंडे का अब ऑमलेट आप बना दिया जाए, तो अंडे का ऑमलेट जो है, ऑमलेट में क्या इंग्रेडिएंट्स देता है, क्या टेस्ट होता है, उस पर डिफरेंट ये होगा। जैसे आप कोई भी एग्जांपल देखते हो, आलू टिक्की, आलू टिक्की कोई 15 रुपए में, अब पता नहीं लास्ट टाइम 15 रुपए में ये कुछ जगह दे रहा था, कुछ जगह 30 रुपया में। जो इलाहाबाद का सबसे अच्छा जगह था वहां 30 रुपया में उस समय दे रहा था, और जो नॉर्मल जगह 15 रुपया, डबल का प्राइस का ये। तो आलू टिक्की ही आपको है खिला रहा, लेकिन अब मान के चलो 20 रुपया और 40 रुपया सपोज है, तो सेम आलू टिक्की है, लेकिन क्या है उसमें थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स का स्लाइटली डिफरेंस है, टेस्ट का आपको डिफरेंशिएशन है, डिफरेंट है, और थोड़ा सा हाइजीनिक वो अच्छा रख रहा है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें भी ये नंबर ऑफ सेलर हैं, ये नंबर ऑफ बायर हैं, लेकिन क्या है, पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। इसमें भी एंट्री बैरियर एग्जिट बैरियर आसान है। और आपको ये चारों, तो ओलिगोपोली देखिए, ओलिगोपोली का एक स्पेसिफिक टाइप होता है डुओपोली। डुओपोली इसमें जो फ्यू सेलर हैं, फ्यू की जगह टू हो जाए, मान के चलो कि कल जो है जियो और रिलायंस जियो और एयरटेल हो जाए, तो आपको उसको डुओपोली मार्केट कहते हैं। तो इसमें कह रहा मोबाइल फोन ऑपरेटर क्या है, ओलिगोपोली है। नेक्स्ट कह रहा है विच of the following sectors contribute in recent years to the deterioration of asset quality of commercial banks by way of NPA। देखो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है कोई भी, यदि आपने लोन लिया कहीं से भी, बैंक से या जो भी इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया, तो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है, यदि आपने लोन अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के, मान के चलो आपने एजुकेशन लोन लिया, तो एजुकेशन लोन का ये कंडीशन था कि आपका या तो एजुकेशन जब कंप्लीट होगा तो नौकरी लगने के विद इन 6 मंथ आप पे करना स्टार्ट कर दोगे, या यदि नौकरी नहीं लगता है तो कोर्स कंप्लीट हुआ उसके विद इन 1 ईयर में आप पे करना स्टार्ट कर दोगे। यानी नौकरी लग गया तो 6 मंथ विद इन आप पे करना स्टार्ट करोगे, जो ईएमआई उसका बनता है, और नौकरी ना लगा तो कोर्स खत्म होने के 1 ईयर के अंदर आपको पे करना। अब मान के चलो कि 1 ईयर आपका डेडलाइन पूरा हुआ, अब यहां आपने स्टार्ट नहीं किया पे करना, तो उसके 3 मंथ्स बाद यानी 90 डेज, 90 डेज कंप्लीट हो गया, तो 91st डे जब होगा
तो उसको एनपीए कहते हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि अब वो क्या है, नॉन एनपीए क्या है, बैंकों के ऊपर प्रेशर है। तो कह रहा है कि कौन से रिसेंट ईयर्स में एसेट क्वालिटी कमर्शियल बैंक के डिटोरिएट करने में योगदान देते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे जीडीपी में जो है ओनली करीब 17% के आसपास कंट्रीब्यूट करती है, और मेजोरिटी ऑफ जो फार्मर्स होते हैं वो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कुछ को देखो, जो एग्रीकल्चर होता है नॉर्मली उसमें क्या सीजनल रूप से लोन की जरूरत होती है, तो कोई सिंपल पर्सन है वो बैंक नहीं जाना चाहता है, वो या तो किसी पड़ोसी से किसी रिश्तेदार से, किसी साहूकार से वो इनफॉर्मल सेक्टर से पैसे ले लेता है, और बहुत सारे हैं अपना किसी ढंग से अपने अनाज वगैरह बेच करके काम चला लेते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर ये कंट्रीब्यूट ज्यादा नहीं करता है, तो ये गलत हो गया। तो जब ये गलत हो गया तो यही आपका आंसर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर ये सबसे अधिक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है ये बहुत अधिक कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि मोर और लेस जो है हमारा आईटी सेक्टर हमारा ठीक ठाक है, और हम आईटी सेक्टर में अच्छा खासा अच्छे पोजीशन में है। तो इसमें 2 और 3 हो जाएगा, ये इसमें आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहल। पहल an initiative to transfer the subsidy to direct bank account of the beneficiary related to, तो ये एलपीजी कंज्यूमर है। तो ये आपका क्या है, एलपीजी कंज्यूमर यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, और प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, इसको प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ इसको कहते हैं। तो ये देखो इनिशियली यदि देखा जाए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो उज्ज्वला योजना के तहत जो है 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का टारगेट था, फिर इसको 8 करोड़ देने का टारगेट ये रखा गया कि जो आपका इसमें से जिनके पास नहीं है उनको दिया जाए, और पहल जो है वो प्रत्यक्ष जो हस्तांतरित लाभ है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट आपका कैश जो ये बैंक अकाउंट में आपका ट्रांसफर कर दिया जाए। शुरू में आप पे करोगे, फुल अमाउंट पे करोगे जितने में गैस मिल रहा है, और उसके बाद क्या है, आप उसके बाद अकाउंट में, अकाउंट लिंक्ड है वो, उसमें आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ए इसका आंसर। नेक्स्ट है सौभाग्य। सौभाग्य जो है सहज बिजली हर घर योजना। तो सहज बिजली हर घर योजना, अब यदि आप ये जानते हो, इसमें क्या है ना कि मोदी गवर्नमेंट का देखो एब्रीविएशन बहुत ज्यादा बनाते हैं, इनका एक टीम जो है एब्रीविएशन बनाने में ही लगा हुआ रहता है। तो एब्रीविएशन वाले में यदि आपका एब्रीविएशन का फुल फॉर्म पता है तो आप इसको करीब करीब आसानी से कर सकते हो। तो सहज बिजली हर घर योजना, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिफिकेशन, अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कंट्री। यस, जो लेगा उसी को, जबरदस्ती नहीं आप पूछ करोगे, जो लेना चाहता है उसको, सबको ये इलेक्ट्रिफिकेशन करना है हर घर को। नेक्स्ट आपका है ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स इन द सेम फील्ड बट इन डिफरेंट रोज इज कॉल्ड। तो देखो क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है एक सीजन में ये फसल लगाए, दूसरे सीजन में दूसरे फसल लगाए, तो ये नहीं होगा। इंटरक्रॉपिंग, यस इंटरक्रॉपिंग होगा कि डिफरेंट रो हम, उसमें क्या होता है ना कि कुछ फसल जो है कम समय में तैयार होते हैं, कुछ ज्यादा समय में तैयार होते हैं। तो इस ढंग से लगाओ कि जो पहले तैयार हो रहा है तो वो फसल को आप निकाल लो, उसको आप हार्वेस्ट कर लो, और जो ज्यादा, जैसे अरहर और मक्का पहले डाला जाता था, पहले का जो मक्का देखोगे, अभी इधर हाई यील्डिंग वेराइटी जो अरहर आया है उसमें क्या है कि टाइम कम लगता है, लेकिन पहले जो था वो 9 मंथ्स 10 मंथ्स लग जाता था। और मक्का जो है यानी कि मेज जो है वो आपका जल्दी तैयार हो जाता था। तो आपने दोनों को लगा दिया, मक्का को हार्वेस्ट कर लिए, फिर उसको, तो उसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। अल्टरनेट क्रॉपिंग का मतलब ये होता है ना कि देखो कुछ एरिया ऐसे होते हैं, हर एरिया में अलग अलग टाइप का क्रॉप आपको उगाना होता है, डिपेंडिंग ऑन नेचुरल सर्कमस्टांसेस, टाइप ऑफ सॉइल, इरिगेशन फैसिलिटी एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। लेकिन उसके जगह आप मोर बेनिफिट के लिए ऐसे क्रॉप लगा रहे हो जो कि अधिक आपको बेनिफिट दे रहा है, तो उसको अल्टरनेट क्रॉपिंग कहते हैं। खरीफ क्रॉपिंग जो है अभी जो ये में वर्षा के मौसम में जो लगाया जाता है उसको खरीफ क्रॉपिंग कहते हैं, तो इसको इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019-20 बजट एस्टिमेट्स। तो ये आपका है जो कारपोरेशन टैक्स, यानी कारपोरेशन टैक्स जो है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है, और वो कंपनी के प्रॉफिट पे लगाया जाता है, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज मीन्ड बाय एमएसएमई। तो एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, तो ये मार्जिनलाइज्ड हट गया, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप रैंकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स 74th ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो ये स्वीडन और इंडिया का रैंक 87th। एक चीज देखना,
बहुत सारे चीज को जैसे जो आपका दिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसको यूएनडीपी जारी करती है। इसमें देखो जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। कभी कभी क्या होगा कि ये पूछ देगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सॉरी, या तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसमें से किसको जारी करती है या फिर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को कौन जारी करती है। तो ये आपको यहाँ देखो मिला हुआ है। तो इसी वजह से हर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लाइन वाइज वर्ड वाइज देखोगे तो वो उसका आपका बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। तो इसमें सी स्वीडन। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम रिडक्शन इन प्रोजेक्टेड डिमांड ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी एट द एंड ऑफ 5 years एज पर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिटीज प्रोग्राम। सोलर सिटी प्रोग्राम के तहत ये किया गया कि नेक्स्ट 5 years में जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब है जो आप डिफरेंट चीजों से यूज कर रहे हो, जैसे तो उसमें क्या है सोलर एनर्जी वगैरह का हम यूज करेंगे। तो इसमें क्या है 10% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट आपका है 2011 सेंसस हैज डिवाइडेड द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू 4 मेजर कैटेगरीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। ये एनसीईआरटी का जो क्लास 12th का है, ये एक्चुअली ज्योग्राफी वाले में है। ठीक है, ज्योग्राफी जो है क्लास 12th का वो उसमें आपको मिलेगा। तो ये आपके इसमें कल्टीवेटर हैं, ठीक है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर ये हैं आपके, ठीक है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर भी हैं और एग्रीकल्चरल लेबरर भी हैं। तो एग्रीकल्चरल लेबरर हैं। और चौथा जो है उसको ये बोलते हैं अदर वर्कर्स। ठीक है, तो अदर वर्कर्स है, डोमेस्टिक वर्कर नहीं, अदर वर्कर्स। तो डोमेस्टिक वर्कर नहीं है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। 15 है which of the following statements about employment situation in India according to periodic labor force survey 2017-18 is are correct? Next, first option, construction sector gave employment to nearly 1/10 of urban male workforce in India. Yes, in fact एग्रीकल्चर के बाद देखोगे कंस्ट्रक्शन जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नियरली 1/4 ऑफ अर्बन फीमेल वर्कर्स इन इंडिया वेयर वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यह भी सही है। तीसरा जो है 1/4 ऑफ रूरल फीमेल वर्कर्स इन इंडिया वेयर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, नो, ये 1/4 की जगह 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो तीसरा गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, तो 1 एंड 2 वनली हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कुमार यूज्ड टू ईट 30 samosas in a month when the price of each samosa was 12. When the price of samosa increased to 15 per piece, he eats only 20 samosas a month. What is the price elasticity of demand for samosa by Kumar? तो ये इसका आंसर आपका दिया हुआ है, इसको मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन। तो 1.33 हो जाएगा। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जो होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखो क्वांटिटी डिमांड कितना किया जा रहा था, पहले 30 किया जा रहा था, लेकिन अब क्या है वो आपका 20 है। तो इसका मतलब क्या है 10 का डिक्रीज हुआ, तो 10 कितना है आपका 33%, 33.33% ये आपका डिक्रीज हुआ। तो डिमांड कितना डिक्रीज हुआ 33.33%। तो इसको आप मोड में लोगे। अब प्राइस क्या है, प्राइस 12 था और प्राइस 15 हो गया, तो इसका मतलब प्राइस इंक्रीज कितना हुआ 25। इसको डिवाइड करोगे तो 1.33 आपका आ जाएगा। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1.33 आपका हो जाएगा, क्योंकि उसका डिफिनेशन होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जो परसेंटेज चेंज होता है आपका क्वांटिटी डिमांड में और डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस करते हो तो ये आ जाता है फॉर्मूला। आपको जब तक नहीं पता था तो ये वाला मुश्किल था। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर इंक्लूडेड टू एस्टिमेट फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो देखो हाउएवर इन्फ्लेशन डिटरमाइन करने में ये सारे यूज होते हैं, लेकिन ये कह रहा है फूड इन्फ्लेशन। तो देखो व्हीट, पैडी, ये दोनों है इंपॉर्टेंट, और शुगर। टोबैको जो है, टोबैको फूड आइटम में नहीं, वो दूसरे कैटेगरीज में आपको ये होता है, पान मसाला वाले कैटेगरी में यूज होता है। तो 1, 2 एंड 4 हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो ये आपका ये रहता कि कौन इन्फ्लेशन डिटरमाइन करने में होता है, तब ये आपका टोबैको भी हो गया हुआ होता। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, ये क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चन इनिशियली शायद ये वाला क्वेश्चन हमने गलत ये उसको बताया था पिछली बार जब एक बार इसका आंसर बता रहा था। तो इसको देखो, जब एनसीईआरटी को आप प्रॉपर तरीका से पढ़ोगे, देखो किसी को भी ये लगेगा कि यस 3 और 4 होगा। इसमें ऑप्शन जो देख रहे हो इसमें 3 और 4, क्योंकि देखो और ऑप्शन जो है वो उसमें 3 और 4 इसमें है। अब इसमें या 2 3 4 है। अब ये जो है 1 और 2 आप एकदम ये एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन जब आप एनसीईआरटी को डिटेल पढ़ोगे, क्लास 11th का एनसीईआरटी, 11th का इकोनॉमी का एनसीईआरटी, जो चैप्टर नंबर आपका ये 2 है, पेज नंबर 24 आप देखोगे, पेज नंबर 24 एनसीईआरटी क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का जो इंडिया का हिस्ट्री है, इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री जो देखोगे, तो उसमें आप 1950 से लेकर के लेटेस्ट तक जो दिया हुआ है, उसमें आप, मैं अभी जो एनसीईआरटी का सच दिखा रहा हूं, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो उसके अनुसार जो है आंसर जो होगा कि ए होगा। मैंने लास्ट टाइम ये आपको बता दिया था, तो मैं इसको एनसीईआरटी के अनुसार जो है मैंने उसको ध्यान दिया, तो ये इसमें 1 2 एंड 3 है, ये मैं दिखा रहा हूं आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट of the first phase of green revolution 1966 to 72। अब देखो ये एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है, कह रहा है कि ये आपका the farmers who could benefit from high yielding variety seeds required reliable irrigation facilities as well as the financial resources to purchase fertilizer and pesticides. As a result, in the first phase of the green revolution, approximately mid 1960s up to mid 1970s, the use of high yielding variety seeds was restricted to the more affluent states such as Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu। ठीक है। Further, the use of high yielding variety seeds primarily benefited the wheat growing regions only. In the second phase of the green revolution, the high yielding variety technology spread to a larger number of states and benefited more variety of crops. The spread of green revolution technology। तो देखो ये फर्स्ट फेज में, तो ये इसमें दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब। तो 1 2 एंड 3 इसका होगा। ये वाला बहुत मैं समझता हूं कि मैक्सिमम मैं खुद फर्स्ट इंस्टांस में मैंने यही ले लिया था 3 एंड 4, लेकिन जब मैंने एनसीईआरटी को देखा प्रॉपर तरीका से, तो इसमें 1 2 एंड 3 होगा। तो ये आपके 2020 में आपके 18 क्वेश्चन थे। कुछ कुछ ईयर में यदि आप प्योर देखोगे तो 3-4 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। जैसे आप 2014 का शायद देखोगे, यदि कुछ क्वेश्चन को आप प्रॉपर पॉलिटी में ले लो, यदि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको पॉलिटी में ले लोगे, तो आपको 3 क्वेश्चन ये बचेंगे प्योर। लेकिन आपको क्या है, मिक्स है, वो इकोनॉमी में भी कंसीडर किया जाता है, कुछ ज्योग्राफी में भी कंसीडर किया जाता है, और कुछ जो है आपको पॉलिटी में। तो इंटरमिक्सिंग है। इनफैक्ट आप जैसे एनसीईआरटी का ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी का आप पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में लगेगा कि सारा चीज तो ज्योग्राफी में ही पढ़ना है। जो आप फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का देखोगे, ठीक है, तो उसमें लगेगा कि सारा चीज तो ज्योग्राफी में ही पढ़ना है उसके अलावे। तो ये आपका इंटरमिक्सिंग होता है। तो कुछ ईयर में ज्यादा है, कुछ ईयर में कम है, लेकिन इसमें वही है कि बेसिक्स आप एनसीईआरटी पढ़ो और जो करंट अफेयर्स के हैं उनको करोगे, और टेस्ट वगैरह लिखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उसमें से मिलते हैं। ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि हमारा चैनल तब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।